रविवार का दिन था। घर में सुबह से ही चहल पहल मची हुई थी। कविता ने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि शाम को उसकी किट्टी पार्टी आने वाली थी। हर कमरे में सजावट चल रही थी, नए कुशन निकाले जा रहे थे, टेबल सज रही थी और मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। गायत्री जी चुपचाप आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। उनके सफेद बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वह धीरे से कान के पीछे कर लेती। तभी कविता तेजी से उनके पास आई। माँ जी, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? गायत्री जी घबरा गई। क्यों बहू, क्या हुआ? क्या हुआ? कविता आंखें बड़ी करके बोली, अरे 1 घंटे बाद मेरी फ्रेंड आने वाली है और आप ऐसे आंगन में बैठकर सब्जी काटेंगी? गायत्री जी कुछ समझ नहीं पाई। तो मैं अंदर चली जाती हूँ बेटा। कविता धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान ताने वाली थी। नहीं नहीं, अंदर भी मत बैठिएगा प्लीज, आज ज्यादा सामने मत आइएगा। इतना सुनते ही गायत्री जी का हाथ रुक गया। मतलब? तभी सुनीता भी वहां आ गई। हाथ में मोबाइल था। हंसते हुए बोली, अरे माँ जी, बुरा मत मानिए, दीदी बस ये कह रही है कि उनकी हाई फाई फ्रेंड है। वह लोग थोड़ा मतलब गांव वाला माहौल देखकर अजीब फीलिंग करते हैं। तभी सुनीता ने बात पूरी की। दोनों बहुएं हल्का हंसने लगी। गायत्री जी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने नीचे नजर करते हुए कहा, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी बहू। थैंक गॉड। कविता ने राहत की सांस ली। शाम होते होते घर पूरी तरह सज चुका था। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकने लगी। कविता की सहेलियां हंसते हुए अंदर आने लगी। कविता सबको बड़े गर्व से घर दिखा रही थी। यह इटालियन वॉलपेपर है, यह सोफा दिल्ली से मंगवाया है। उधर गायत्री जी अपने छोटे से कमरे में चुपचाप बैठी थी। दरवाजा आधा बंद था। तभी बाहर से जोर जोर की हंसी सुनाई दी। एक बोली, कविता, तुम्हारी सास कहाँ है? पिछली बार तो देखी थी। कविता हंसते हुए बोली, अरे रहने दो यार, उनको ऐसी पार्टियां पसंद नहीं। सुनीता तुरंत बोली, असल में माँ जी ओल्ड टाइप है ना, गांव वाली सोच। सब हंसने लगी। कमरे के अंदर बैठी गायत्री जी सब सुन रही थी। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से अपने पति की तस्वीर उठाई और देखने लगी। देख रहे हो जी, अब मैं इस घर में दिखाने लायक भी नहीं रही। तभी अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। ये मिठाई किसने बनाई? कविता बोली, मार्केट से मंगवाई है। लेकिन तभी उनमें से एक सहेली बोली, अरे इसमें तो बिल्कुल घर वाले हाथ का स्वाद है। कविता एक पल के लिए चुप हो गई। असल में वह मिठाई सुबह गायत्री जी ने बनाई थी। तभी दूसरी महिला बोली, वैसे तुम्हारी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। पिछली बार जो नमकीन खाई थी ना, आज तक स्वाद याद है। कविता के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उधर कमरे के अंदर पहली बार गायत्री जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन अगले ही पल बाहर से कविता की आवाज आई, अरे रहने दो यार, ये पुराने लोग बस रसोई तक ही ठीक लगते हैं। अगले दिन सुबह गायत्री जी की आंख काफी देर से खुली। रात भर उन्हें नींद ठीक से नहीं आई थी। बार बार कविता की वही बात कानों में गूंज रही थी, पुराने लोग बस रसोई तक ही ठीक लगते हैं। उन्होंने धीरे से करवट बदली। सामने दीवार पर लगी हरिराम जी की तस्वीर दिखाई दी। कुछ पल वो उसे देखती रही। पहले जब भी मन दुखी होता था, हरिराम जी हंसते हुए कह देते थे, अरे गायत्री, दुनिया कुछ भी बोले, मेरे लिए तुम इस घर की इज्जत हो। लेकिन अब वह आज सिर्फ याद में ही रह गई थी। गायत्री जी उठी और धीरे धीरे बाहर आई। घुटनों में दर्द आज ज्यादा था। जैसे ही रसोई में पहुंची, देखा कविता मोबाइल पर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अरे यार, कल तो मैं बहुत एम्बरास हो गई थी। गायत्री जी चुपचाप गैस जलाने लगी। उधर कविता फिर बोली, मत पूछो, मेरी सास ना बीच बीच में बाहर आ जाती है। गांव वाली आदतें गई ही नहीं। फोन की दूसरी तरफ शायद उसकी सहेली कुछ बोली, क्योंकि कविता जोर से हंस पड़ी। अरे तुम मिलोगी ना तो खुद समझ जाओगी। गायत्री जी के हाथ रुक गए।
उन्हें समझ आ चुका था कि बात उन्हीं की हो रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा। तभी सुनीता भी वहां आ गई। आते ही बोली, दीदी आज मेरी मम्मी आने वाली है, प्लीज मम्मी जी से बोल देना ज्यादा ज्ञान ना दे। गायत्री जी ने धीरे से पूछा, बहू चाय कितनी बनाऊं? कविता ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, बस हमारे लिए बना दीजिए, आपको तो वैसे भी फीकी चाय पसंद है। यह छोटी छोटी बातें अब रोज होने लगी थी। कभी उन्हें खाने के टेबल पर सबसे आखिर में बुलाया जाता, कभी सबके सामने उनकी बात काट दी जाती, कभी उनके कपड़ों का मजाक बनाया जाता, और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब उनके अपने बेटे सब सुनकर भी चुप रहते। कुछ देर बाद संजीव ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया। माँ, मेरी नीली टाई कहाँ है? गायत्री जी तुरंत कमरे की तरफ बढ़ी। अभी लाती हूँ बेटा। उन्होंने अलमारी खोली और टाई ढूंढने लगी। तभी पीछे से कविता की आवाज आई, माँ जी प्लीज, आप मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। गायत्री जी चौंक गई। मैं तो बस टाई, पिछली बार भी आपने मेरी सिल्क की साड़ी गलत तरीके से रख दी थी, कविता बोली। संजीव वहीं खड़ा मोबाइल चला रहा था। उसने एक बार भी नहीं कहा कि माँ को ऐसे मत बोलो। गायत्री जी ने धीरे से टाई निकालकर बेटे के हाथ में दे दी। संजीव बस इतना बोला, थोड़ा ध्यान रखा करो माँ। इतना कहकर वह निकल गया। गायत्री जी कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। जिस बेटे को बचपन में वह स्कूल के लिए तैयार करती थी, आज वही उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वे घर की नौकरानी हो। दोपहर तक घर में सुनीता की माँ भी आ गई। आते ही सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे वाह सुनीता, तुम तो रानी बनकर रह रही हो। सुनीता मुस्कुराई, अब क्या करे मम्मी, पूरा घर संभालना पड़ता है। गायत्री जी उस समय रसोई में रोटियां बना रही थी। तभी सुनीता की माँ ने धीरे से पूछा, और तुम्हारी सास? सुनीता ने आंखें घुमाई, अरे रहने दो, उनसे अब काम होता नहीं, उल्टा काम बढ़ जाता है। तीनों जोर से हंस पड़ी। रसोई में खड़ी गायत्री जी सब सुन रही थी। उनके हाथ कांप गए और रोटी हल्की जल गई। तभी कविता अंदर आई और बोली, हे भगवान, एक रोटी भी ठीक से नहीं बनती अब। उसने जली रोटी उठाकर डस्टबिन में फेंक दी। माँ जी, ध्यान कहाँ रहता है आपका? एक काम भी आप ठीक से नहीं कर सकती। वो बहू गलती से, बस रहने दीजिए माँ जी, गलती से कुछ नहीं होता, आप जानबूझकर करती हैं ताकि आपको काम ना करना पड़े। इतना बोलकर कविता रसोई से बाहर चली गई। शाम को पड़ोस की शर्मा आंटी आई। वह पुराने समय से गायत्री जी को जानती थी। जैसे ही उन्होंने गायत्री जी को देखा, बोली, अरे गायत्री बहन, आजकल दिखाई नहीं देती। गायत्री जी कुछ बोलती उससे पहले ही कविता बोली, आंटी, अब मम्मी जी सोशलाइज काम करती है। शर्मा आंटी ने प्यार से कहा, क्यों भाई, हमारी गायत्री तो पूरे मोहल्ले की जान थी। कविता ने ताना मारते हुए कहा, अब उम्र हो गई है ना आंटी। गायत्री जी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। रात को सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। टीवी पर कोई कॉमेडी शो चल रहा था। पोता चिंटू अचानक बोला, दादी, मम्मी कहती है आप पुराने जमाने वाली हो। टेबल पर हल्की हंसी गूंज गई। गायत्री जी के हाथ रुक गए। उन्होंने प्यार से पूछा, और क्या कहती है बेटा? बच्चा मासूमियत से बोला कि आपको स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता। सुनीता हंसते हुए बोली, अरे बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन गायत्री जी समझ रही थी कि बच्चे खुद यह बात नहीं सीखते। कुछ देर बाद सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। गायत्री जी अकेली प्लेटें समेटने लगी। तभी उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे केक बॉक्स पर गई। उन्हें याद आया, आज उनका जन्मदिन था। सुबह से किसी ने उन्हें विश तक नहीं किया था। धीरे से उन्होंने बॉक्स खोला। उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे सुनीता मॉम। आज सुनीता की माँ का जन्मदिन मनाया गया था और उसी घर में रहने वाली गायत्री जी का जन्मदिन किसी को याद तक नहीं रहा। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने धीरे से बॉक्स बंद किया और खाली कुर्सी पर बैठ गई। तभी कमरे के बाहर से किसी की आवाज आई, गायत्री दरवाजा खोलो। यह आवाज उनके
यह आवाज सुनकर वह चौंक गई, क्योंकि यह आवाज उनकी ननंद सुरेखा की थी। गायत्री जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने सुरेखा खड़ी थी, हाथ में बड़ा सा बैग, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में वही पुरानी तेज चालाकी। अरे वाह भाभी, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, सुरेखा अंदर आते हुए बोली। गायत्री जी हल्का मुस्कुराई, बस ऐसे ही बैठी थी। सुरेखा ने आते ही पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई, फिर धीमे से बोली, क्या बात है भाभी, तुम्हारा कमरा तो अब स्टोर रूम जैसा लगने लगा है। गायत्री जी ने नजरें झुका ली। पहले यही कमरा पूरे घर का सबसे अच्छा कमरा हुआ करता था। हरिराम जी ने खुद अपने हाथों से सजाया था, लेकिन अब धीरे धीरे सारी अच्छी चीजें बहू के कमरों में चली गई थी। तभी बाहर से कविता की आवाज आई, अरे बुआ जी आ गई। कविता और सुनीता तुरंत कमरे में आ गई। दोनों के चेहरों पर अचानक मिठास उतर आई। नमस्ते बुआ जी, सुरेखा हंसते हुए बोली। खुश रहो बहू। गायत्री जी सब समझ रही थी। घर में जो लोग उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, वही अब सुरेखा के सामने आदर्श बहू बनने का नाटक कर रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में बैठ गए। सुरेखा सोफे पर आराम से बैठते हुए बोली, तो क्या चल रहा है घर में? कविता तुरंत बोली, बस बुआ जी, घर गृहस्थी संभालते संभालते जान निकल जाती है। सुनीता भी पीछे नहीं रही और माँ जी अब पहले जैसी एक्टिव भी नहीं रही। सुरेखा ने गायत्री जी की तरफ देखा। क्यों भाभी, अब काम नहीं होता क्या? यह सवाल मजाक के ढांचे में था। गायत्री जी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उम्र हो गई है सुरेखा। तभी कविता चाय रखते हुए बोली, अरे बुआ जी, आप ही समझाइए माँ जी को, अब इनसे आराम से रहा नहीं जाता, हर काम में हाथ डाल देती है। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, अब बहू का जमाना है, थोड़ा छोड़ो भी। सब हंस पड़े। गायत्री जी को लगा जैसे वह घर में नहीं किसी अदालत में बैठी हो, जहां हर बात पर उनका मजाक बनाना जरूरी हो। कुछ देर बाद सुरेखा धीरे से कविता के पास खिसकी और बोली, वैसे भाभी के पास अभी भी पुराने गहने हैं क्या? गायत्री जी ने सुन लिया। उनका दिल हल्का सा बैठ गया। उन्हें याद था, सुरेखा बचपन से ही हरिराम जी से पैसों और गहनों को लेकर लड़ती रहती थी। कविता धीमे स्वर में बोली, पता नहीं बुआ जी, माँ जी कुछ बताती ही नहीं। सुरेखा ने आंखें सिकोड़ दी। गायत्री जी समझ गई कि सुरेखा अचानक प्यार दिखाने क्यों आई है। रात को खाना खाते समय सुरेखा बार बार एक ही बात घुमा फिरा कर पूछती रही, भाभी, हरिराम भैया ने कुछ तुम्हारे नाम किया था क्या? वह पुराने खेतों का क्या हुआ? तुम्हारे पास लॉकर वाकर तो नहीं है? गायत्री जी हर बात टाल देती, लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा था कि इस घर में कोई उन्हें इंसान नहीं, सिर्फ संपत्ति की तरह देख रहा है। उधर पोता चिंटू मोबाइल लेकर बैठा था। अचानक उसने हंसते हुए कहा, दादी वायरल हो गई। सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? राजीव ने पूछा। चिंटू जोर जोर से हंसने लगा। मम्मी ने दादी की वीडियो बनाई थी ना? गायत्री जी चौंक गई। कविता का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। चिंटू चुप, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुनीता हंसी रोकते हुए बोली, अरे वह बस मजाक में बनाई थी। राजीव ने मोबाइल देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वीडियो में गायत्री जी पुराने रेडियो के साथ भजन गा रही थी और पीछे से कविता ने फनी म्यूजिक डाल दिया था। ऊपर लिखा था, जब सास 1980 से बाहर ही न निकले। वीडियो पर हजारों व्यूज थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। गायत्री जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम लोगों ने मेरा वीडियो डाला? कविता हंसने की कोशिश करते हुए बोली, अरे माँ जी, आजकल सब फन कंटेंट होता है। फन? गायत्री जी की आवाज भर्रा गई। मेरी हंसी उड़ाना फन है? पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन तभी संजीव झुंझलाकर बोला, अरे माँ, आप भी छोटी छोटी बात दिल पर ले लेती हो। बस यही वो पल था जहां गायत्री जी के अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इस घर में उनका अपमान अब आदत बन चुका है।
वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे से फिर हल्की हंसी सुनाई दी। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया। सामने हरिराम जी की तस्वीर रखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और धीरे से बोली, अब शायद सच में मैं इस घर में सिर्फ मजाक बनकर रह गई हूँ। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। कविता किचन में खड़ी मोबाइल पर रील्स देख रही थी। सुनीता डाइनिंग टेबल पर बैठी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। दोनों बीच बीच में हंस रही थी, लेकिन गायत्री जी के कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार वही वीडियो आंखों के सामने घूम रहा था। हजारों लोग उनका मजाक उड़ाते हुए, और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि वीडियो किसी और ने नहीं, उनकी अपनी बहू ने बनाया था। सुबह काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं निकली। तभी राजीव धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आया। हाथ में चाय का कप था। माँ, चाय। गायत्री जी ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा। कई महीनों बाद राजीव खुद उनके लिए चाय लेकर आया था। उन्होंने कप हाथ में लेते हुए पूछा, तू ऑफिस नहीं गया? राजीव थोड़ी देर चुप रहा। आज देर से जाना है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर राजीव धीरे से बोला, माँ, कल वाली बात का बुरा मत मानना। गायत्री जी हल्का सा मुस्कुराई। अब आदत हो गई है बेटा। यह सुनते ही राजीव की नजरें झुक गई। उसे अंदर ही अंदर शर्म महसूस हो रही थी। वह जानता था कि घर में माँ के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हर बार चुप रह जाता था। तभी बाहर से सुनीता की आवाज आई, राजीव जरा यहाँ आना। राजीव तुरंत उठ गया। जाते जाते उसने माँ की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर बिना बोले बाहर चला गया। गायत्री जी समझ गई, इस घर में बेटों के पास अब माँ के लिए वक्त नहीं, सिर्फ मजबूरियां थी। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे बाहर आई। डाइनिंग टेबल पर बैठे संजीव ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, माँ, मेरी सफेद शर्ट धो देना। ठीक है बेटा। तभी कविता बीच में बोल पड़ी, और हाँ माँ जी, इस बार जेब चेक कर लेना। पिछली बार इम्पोर्टेंट रसीद भीग गई थी। गायत्री जी चुप रही। अब हर बात में ताना छुपा होता था। इस समय सुरेखा भी कमरे से बाहर आई। आते ही बोली, भाभी, मेरी साड़ी प्रेस कर देना। कविता तुरंत हंस दी। बुआ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे माँ जी प्रोफेशनल इस्त्री वाली हो। तीनों हंस पड़ी। गायत्री जी कपड़े उठाकर चुपचाप अंदर चली गई। दोपहर के समय मोहल्ले की कुछ औरतें घर आई। बाहर आंगन में सब बैठकर बातें करने लगी। गायत्री जी पानी देने बाहर आई तो पड़ोस वाली सुषमा बोली, अरे गायत्री दीदी, आपकी तबीयत ठीक है ना? आजकल बहुत कमजोर लग रही हो। गायत्री जी कुछ कहती, उससे पहले कविता हंसते हुए बोली, अरे आंटी जी, माँ जी डाइट पर है। सब औरतें हल्का हंस दी। गायत्री मुस्कुराई जरूर, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत चोट लगी। सुषमा ने फिर पूछा, और दीदी, आपका बर्थडे कैसा रहा? गायत्री जी चुप हो गई, क्योंकि इस घर में किसी को उनके जन्मदिन याद ही नहीं था। लेकिन कविता तुरंत बोली, अरे आंटी, माँ जी को बर्थडे पसंद नहीं, पुराने ख्याल की है ना। सुरेखा भी वहीं बैठी थी। उसने धीरे से कहा, भाभी पहले ऐसी नहीं थी, भैया के रहते तो बहुत शौक था इन्हें। यह सुनते ही गायत्री जी की आंखें भर आई। उन्हें याद आया, हरि राम जी हर साल उनका जन्मदिन पूरे उत्साह से मनाते थे। सुबह मंदिर ले जाते, शाम को छोटा सा केक लाते और हमेशा कहते, मेरी गायत्री इस घर की लक्ष्मी है। लेकिन आज उसी घर में वह खुद को मेहमान से भी कम महसूस कर रही थी। शाम को घर में अचानक हलचल शुरू हो गई। संजीव जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। कविता नए कपड़े पहन रही थी। गायत्री जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? कविता ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, एक एंगेजमेंट है। अच्छा, गायत्री जी ने धीरे से कहा, तो मैं खाना बना दूं? कविता तुरंत बोली, नहीं, हम बाहर खा लेंगे। फिर कुछ सोच कर बोली, वैसे माँ जी, आप घर पर ही रहना, वहां आपको अच्छा नहीं लगेगा। गायत्री जी समझ गई कि असली मतलब क्या है।
उन्हें साथ ले जाने में बहुओं को शर्म आती थी। थोड़ी देर बाद सब तैयार होकर बाहर निकले। तभी पोती गुड्डी अचानक बोली, मम्मी, दादी क्यों नहीं आ रही? कविता झुंझलाकर बोली, बेटा वहां सब मॉडर्न लोग हैं, तो दादी ओल्ड फैशन है। बच्चों ने मासूमियत से पूछा। सुनीता हंस पड़ी। संजीव ने बस इतना कहा, चलो देर हो रही है। कुछ ही मिनटों में पूरा घर खाली हो गया। गायत्री जी अकेली सोफे पर बैठी रह गई। चारों तरफ सन्नाटा था। उन्होंने धीरे से टीवी चलाया, लेकिन मन नहीं लगा। फिर वह उठी और हरिराम जी की पुरानी अलमारी खोलने लगी। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक पुरानी डायरी रखी थी। उन्होंने धीरे से डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर हरिराम जी की लिखावट थी। अगर कभी गायत्री को लगे कि इस घर में उसकी इज्जत कम हो रही है, तो उसे यह डायरी जरूर पढ़नी चाहिए। गायत्री जी के हाथ कांप उठे। उन्होंने जल्दी से अगला पन्ना खोला और पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। अगले दिन गायत्री जी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बाहर आंगन में कविता और सुनीता की हंसी की आवाज गूंज रही थी। दोनों बहुएं चाय पीते हुए पड़ोस की औरतों से बातें कर रही थी और बीच बीच में ताने भी मार रही थी। कुछ लोगों को तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है। कविता ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। सुनीता तुरंत हंस पड़ी और काम बोलो तो ऐसा चेहरा बनता है जैसे हमने पहाड़ उठाने को कह दिया हो। दोनों की बातें साफ गायत्री जी तक पहुंच रही थी। पहले की तरह आज उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, बस चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने धीरे से अपनी अलमारी खोली और अंदर से पुरानी फाइल निकाली। फाइल पर उनके पति स्वर्गीय हरिराम जी का नाम लिखा था। उन्होंने कांपते हाथों से कागज पलटे। कुछ देर बाद उनकी नजर एक दस्तावेज पर जाकर रुक गई। घर, दुकान और खेत, सब कुछ उनके नाम था। गायत्री जी ने गहरी सांस ली। आज पहली बार उन्हें अपने पति की वह बात याद आई। गायत्री, इंसान का स्वभाव बदलते देर नहीं लगती, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम रखा है। माँ की इज्जत रहेगी तो घर रहेगा। उस समय उन्हें पति की बात बेवजह लगी थी, लेकिन आज हर शब्द सच लग रहा था। अगली सुबह घर में फिर वही माहौल था। कविता रसोई में खड़ी चिल्ला रही थी, माँ जी, कम से कम अपने बर्तन तो खुद धो लिया करो। सुनीता भी पीछे से बोली, ओ नहीं तो क्या, यहाँ कोई नौकरानी थोड़ी बैठी है। गायत्री जी चुपचाप अपना गिलास उठाने लगी कि तभी कविता ने ताना मार दिया, बस यही काम रह गया है, अब खाना खाओ और कमरे में जाकर लेट जाओ। इतना सुनते ही पहली बार गायत्री जी रुकी। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर कविता की तरफ देखा। उनकी आंखों में आज डर नहीं था। बहू, उनकी आवाज धीमी थी लेकिन सख्त थी। आज शाम को सबको बैठक में बुला लेना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कविता और सुनीता एक दूसरे का मुंह देखने लगी। शाम हुई। संजीव और राजीव भी काम से लौट आए। दोनों सोफे पर बैठे मोबाइल चला रहे थे। कविता ने हंसते हुए कहा, लो भाई, आज माँ जी पंचायत बुलाने वाली है। सुनीता खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन जैसे ही गायत्री जी कमरे से बाहर आई, पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। आज उन्होंने हल्की पीली साड़ी पहनी थी, बाल ठीक से बंधे हुए थे, हाथ में वही पुरानी फाइल थी। वह धीरे से सबके सामने कुर्सी पर बैठ गई। संजीव ने लापरवाही से पूछा, क्या बात है माँ? गायत्री जी ने बिना कुछ बोले फाइल मेज पर रख दी। पहले इसे पढ़ लो। राजीव ने फाइल उठाई। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है माँ? संजीव तुरंत उसके हाथ से कागज छीन कर देखने लगा। अगले ही पल वह भी चौंक गया। घर, दुकान, खेत, सब कुछ गायत्री देवी के नाम था। कविता की आंखें फैल गई। ये कैसे हो सकता है? गायत्री जी पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। जिस औरत को तुम लोगों ने इस घर में बोझ समझ लिया, उसी औरत के नाम यह पूरा घर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरिता घबराकर बोली, माँ जी, हम तो बस मजाक करते थे। अपमान मजाक नहीं होता बहू। इस बार गायत्री जी की आवाज तेज थी। संजीव तुरंत बोला, माँ, अगर हमसे गलती हुई हो तो? गलती? गायत्री जी की आंखें भर आई। गलती तब होती
जब एक बार कुछ गलत कह देते। तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी पराया बना दिया। कविता अभी गुस्से में थी। तो अब क्या करें? घर से निकाल दोगी हमें? गायत्री जी ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। इतनी आसानी से नहीं। सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब यह घर मेरे बनाए नियम कानून से चलेगा। आज से इस घर का खर्च अलग होगा, बिजली का बिल अलग, राशन अलग और ऊपर का पूरा हिस्सा मैं किराए पर दे रही हूँ। क्या? संजीव चीख पड़ा। हाँ, और नीचे के 2 छोटे कमरे तुम चारों के लिए काफी है। सुनीता का चेहरा उतर गया। लेकिन माँ जी, कविता गुस्से में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती। गायत्री जी तुरंत खड़ी हो गई। कर सकती हूँ, क्योंकि ये घर मेरा है और जिस दिन माँ की इज्जत खत्म हो जाती है उस दिन बच्चों का हक भी खत्म हो जाता है। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। पहली बार संजीव और राजीव की नजरें झुकी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। ऊपर नए किराएदार आ गए। घर का खर्च बढ़ गया। अब कविता और सुनीता को खुद सारे काम करने पड़ते थे। ना नौकरानी, ना आराम। धीरे धीरे दोनों बहुओं को समझ आने लगा था कि जिस सास को वह कमजोर समझती थी वही आज उनके सामने तनकर खड़ी थी। मोहल्ले में भी बातें होने लगी। बेचारी गायत्री जी, इतनी सीधी औरत के साथ ऐसा व्यवहार। अब लोग बहू को देखकर कानाफूसी करने लगे। संजीव और राजीव अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। एक रात राजीव चुपचाप माँ के कमरे में आया। गायत्री जी भगवान के सामने बैठी माला जप रही थी। राजीव उनके पैरों में बैठ गया। माँ, हमें माफ कर दो। गायत्री जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन्होंने तुरंत बेटे को गले नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलती है बेटा। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वही दीवारें थी, वही आंगन था, वही लोग थे, लेकिन अब इस घर की हवा बदल चुकी थी। ऊपर वाले हिस्से में आए किराएदारों की वजह की आवाज दिन भर घूमती रहती। कभी बच्चों की हंसी, कभी टीवी की आवाज, तो कभी रसोई में बने खाने की खुशबू। और नीचे नीचे संजीव, राजीव, कविता और सुनीता का चेहरा दिन ब दिन बुझता जा रहा था। जिस घर में कभी दोनों बहू रानी बनाकर घूमती थी, आज वही सुबह से रात तक काम करते करते थक जाती थी। नौकरानी हट चुकी थी, खर्च अलग हो चुका था। अब हर चीज का हिसाब देना पड़ता था। उस सुबह भी कविता रसोई में चिड़ी हुई खड़ी थी। गैस पर दाल चढ़ी थी और सुनीता आटा गूंथ रही थी। कहाँ हम रानी बनकर रहते थे और अब यहाँ हम नौकरानी बनकर रह गए। कविता माथे से पसीना पोंछते हुए बोली। सुनीता भी झुंझलाकर बोली, पहले कितना आराम था, अपने दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी भी मनाते थे। अब देखो, दिन भर बस काम ही काम। एक दिन संजीव दुकान से बहुत परेशान होकर घर लौटा। आते ही उसने बैग सोफे पर फेंक दिया। क्या हुआ? राजीव ने पूछा। संजीव ने माथा पकड़ लिया। दुकान का आधा सामान उधार में चला गया है, ऊपर से मालिक किराया बढ़ाने की बात कर रहा है। तो माँ से बात कर लो, राजीव के मुंह से अचानक निकल गया। संजीव तुरंत चुप हो गया। दोनों भाइयों को पहली बार एहसास हुआ कि इतने सालों तक घर सिर्फ उनके कमाने से नहीं चला था। गायत्री जी हर मुश्किल में चुपचाप संभाल लेती थी, कभी गहने बेचकर, कभी बचत निकालकर, कभी अपने खर्च काटकर। लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। उधर मोहल्ले में बातें फैलने लगी थी। सुना तुमने, बेटों ने माँ को कितना परेशान किया था, और अब देखो माँ ने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया। जब भी कविता या सुनीता बाहर निकलते, लोगों की नजरें उन्हें चुभने लगती। एक दिन तो हद हो गई। कविता सब्जी लेने गई थी, तभी पीछे खड़ी 2 औरतें धीरे धीरे बातें करने लगी। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। बेचारी गायत्री जी कितनी सीधी है। कविता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिना सब्जी लिए ही घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने गुस्से में थैला जमीन पर फेंक दिया। अब मोहल्ले वाले भी हमें ताने मारेंगे। सुनीता घबराकर बोली, धीरे बोलो, माँ जी सुन लेगी। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। सबने देखा, गायत्री जी अंदर आ रही थी। उनके हाथ में मंदिर का प्रसाद था।
उन्होंने बिना गुस्से किए प्रसाद मेज पर रखा और शांत स्वर में बोली, जिस इंसान के कर्म खराब होते हैं ना बहू, उसकी बदनामी करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। कविता तिलमिला उठी। मतलब हमारी गलती है? अगर गलती नहीं होती तो आज शर्म भी नहीं आती। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी रात राजीव बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार माँ की बातें याद आ रही थी। बचपन याद आ रहा था, जब माँ रात में जागकर उसका बुखार देखती थी, जब खुद पुराने कपड़े पहन लेती लेकिन बच्चों के लिए नए कपड़े ले आती। उसकी आंखें भर आई। धीरे से उठकर वह माँ के कमरे तक गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर गायत्री जी भगवान के सामने बैठी थी। हाथ में माला थी, आंखें बंद थी। राजीव धीरे से उनके पास बैठ गया। माँ। गायत्री जी ने आंखें खोली। राजीव की आंखों में आंसू थे। माँ, क्या आपने सच में हमें अपने दिल से निकाल दिया? कुछ पल कमरे में खामोशी रही। फिर गायत्री जी ने बहुत शांत आवाज में कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों को दिल से नहीं निकालती, लेकिन जब बच्चे माँ की इज्जत निकाल देते हैं ना, तब रिश्ता अंदर से टूट जाता है। राजीव फूट पड़ा। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गायत्री जी की आंखें भी भर आई, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को संभाल लिया। गलती तुम दोनों से नहीं हुई बेटा, गलती मुझसे हुई। राजीव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें बड़ा तो कर दिया, लेकिन यह नहीं सिखा पाई कि बूढ़े माँ बाप बोझ नहीं होते। राजीव सर झुकाकर रोने लगा। तभी बाहर से कविता की तेज आवाज आई, राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह गुस्से में कमरे के अंदर आई और राजीव का हाथ पकड़ लिया। चलो यहाँ से, अब रोज रोज यही ड्रामा होगा क्या? इस बार राजीव ने पहली बार उसका हाथ झटक दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर खींच कर मारा। राजीव गुस्से में बोला, बहुत हो गया। मतलब? कविता चीखी। मतलब ये कि गलती माँ की नहीं, हमारी थी। कविता ने नजरें झुका ली। और हाँ, आज के बाद अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने इस व्यवहार को बदल लो, वरना ठीक नहीं होगा। उसी समय बाहर से संजीव भी अंदर आ गया। उसने पहली बार अपने छोटे भाई को माँ के लिए बोलते देखा था। कमरे में भारी खामोशी छा गई। गायत्री जी दोनों बेटों को देख रही थी। उनकी आंखों में दर्द अभी भी था, लेकिन आज कई महीनों बाद एक उम्मीद की हल्की सी किरण भी दिखाई दे रही थी। दोनों बेटों और बहू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ महीनों बाद उस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वही आंगन, वही दीवारें और वही लोग थे, लेकिन रिश्तों में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। संजीव और राजीव भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। काम से लौटते ही सबसे पहले माँ के कमरे में जाते, उनके पास बैठते और हालचाल पूछते। सुबह सुबह अब रसोई से तानों की आवाज नहीं आती थी, बल्कि सुनीता और कविता खुद गायत्री जी से पूछती, माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? जो बहुएं कभी उनकी बात सुनना पसंद नहीं करती थी, आज वही उनके सामने ऊंची आवाज में बोलने से पहले भी सोचती थी। बेटा और बहू दोनों समझ चुके थे कि अब इस घर में गायत्री जी की क्या कीमत है। गायत्री जी भी अब बहुत खुश थी, क्योंकि वह अब अपने इस घर में पूरे आत्मसम्मान के साथ रह रही थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी राजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।